हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, वो सभी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ये आपकी PYQ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपके CDP हिंदी और ऐसे आपके बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, CTET बाय एकता 9 करके आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आपकी क्लासेस जो है डेली 8 बजे आपकी शाम में होती है, तो आप सभी जुड़ जाया करो, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर कोलबर्ग के ऊपर कल हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर जो है बच्चे आपका आत्म केंद्रित हो जाते हैं। क्या पूछा आपका यहाँ पर सेल्फ आपका सेंटर्ड बच्चे कब हो जाएंगे, ठीक है, किस आपके चरण में, किस स्टेज में, ये सब चीज़ें आपकी पूछी है। तो चलिए इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने ने जो है आपके टोटल 3 स्तर दिए, ठीक है। कितने स्तर दिए हैं आपके? 3 स्तर इन्होंने दिए हैं, जिसमें कि आपके हर स्तर में 2 चरण हैं, ठीक है। हर स्तर में आपके 2 चरण हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर आपसे पूछा जाए कभी कि चरण कितने हैं, तो चरण 6, लेकिन स्तर आपके यहाँ पर 3 है। ये 3 आपके स्तर है और बाकी ये सब जो है आपके चरण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा है किस में आपको देखने को मिलेगा, दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर, या पहले स्तर पर, या पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th। ये क्वेश्चन अगर आपको पता होता तो ही आप इसका आंसर करते। तो ये आपका थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। चलिए, तो अगर हम बात करें, कोलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत है, इसके 3 स्तरों की पहचान की है, वही जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, और प्रत्येक में जो है आपके 2 चरण शामिल है। ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। आपको जो पहला है वो है आपका पूर्व पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक, और आपका उत्तर पारंपरिक। ये 3 आपके यहाँ पर स्तर इन्होंने दिए, ठीक है। चलिए इसके स्तर में जानते हैं। स्तर फर्स्ट में जो आपका पूर्व पारंपरिक है, इसमें जो बच्चों के लिए विशिष्ट है, इसकी जो आपकी विशेषता तर्क है, जो कि समाज में सम्मेलनों, कानूनों की बजाय बाह्य आपके परिमाणों और आपके व्यक्तित्व आवश्यकताओं पर आधारित है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है बाह्य परिणाम की बात करता है, उसे कोई इंटरनल या कानून से रिलेटेड कोई नैतिकता का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर उसे कुछ मिल रहा है तो बच्चा काम आपका करेगा, जैसे कि उसे डर हो, ठीक है, उसे ये हो कि हाँ मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। जो इसका पहला चरण है उसका नाम है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि पहले चरण का नाम क्या है। तो क्या है आपका? आज्ञाकारिकता और आपका दंड अभिविन्यास, ठीक है। इस चरण में जो है ध्यान स्वयं के प्रत्यक्ष परिणामों पर होता है। बच्चा नियम और निश्चित और आपका निरपेक्ष मानते हैं। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दंड से बचाता है। जैसे कि अगर बच्चा होमवर्क करेगा तो उसे क्या होगा, उसे दंड नहीं मिलेगा। तो ये पूछा जाए किस कैटेगरी में आ जाएगी, आपका फर्स्ट चरण में आ जाएगा, पहली स्टेज में। वहीं दूसरी में क्या आ जाएगा, दूसरी में जो है थोड़ा सा उन्नत हो जाता है बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली स्टेज थी, इसके बाद जो है बच्चा थोड़ा सा विकसित होगा, उन्नत होगा। इसमें बच्चा केवल एक ही सही दृष्टिकोण नहीं, जो कि आधारित अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, वह विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण को जो है, हालांकि कोई चीज़ सही नहीं है, वह व्यक्ति किसी की आवश्यकताओं या हितों को पूरा करती है। इस चरण की जो आपकी मुख्य विशेषता है वो क्या है कि मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा तो तुम मेरी खुजाओगे, मतलब टिट फॉर टैट, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा। तो ये आपके यहाँ पर सेकंड चरण की बात है। इसमें क्या है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाता है और उसके खुद के भी दृष्टिकोण जो है आपके आने लगते हैं। यही आपसे पूछा था, ठीक है, कि तुम जैसा करोगे मैं भी ऐसा करूँगा, ठीक है। मैं होमवर्क तब करूँगा जब आप मुझे चॉकलेट दोगे। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं होमवर्क इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे डर है आप पीट ना दो। तो दोनों में अंतर, इसमें क्या होगा, मैं बाजार से खाना या कुछ भी सामान तब लाऊंगा जब आप मुझे पैसे दोगे। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड चरण में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये आपका पहली स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये स्तर 1 की 2 स्टेज थी, पहला चरण 1, ठीक है, और दूसरा है आपका चरण 2, याद रखना, ठीक है। विनिमय, ठीक है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, तुम करो तो मैं भी करूँगा, ऐसी वाली चीज़ें। चलिए आगे बात करेंगे। इसका मैंने आपको होमवर्क में कहा था आंसर देने को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और रिपीटेड क्वेश्चन है, वाइगोस की फेवरेट, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से पाठ के उदाहरण पूछा है, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग के एग्जाम्पल, थिंक पूछा है, या बोलकर सोचना, ऐसी चीज़ें, या फिर आपका संकेत और इशारे है, ठीक है। प्रमोट्स आपका क्यूज, मतलब आप क्यूज दे रहे हो, आप मतलब
चिन्ह साइन का प्रयोग कर रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, तो इस चीज़ का, ठीक है। पर्सन है आपका, आधा हल किया हुआ उदाहरण है आपका रटकर दोहराओ, ठीक है। बताइए कौन सा। देखो आपको अगर पता हो स्कैप फोल्डिंग क्या है, आपकी थोड़ी हेल्प है, हाफ, ठीक है। क्या है आपकी यहाँ पर हाफ सोल्व एग्जाम्पल, मतलब आप थोड़ी सी चीज़ें सोल्व करके दे देते हो। तो ये देखो डी जिसमें है वो आपका आंसर होगा। डी किस में है, इसमें नहीं है, इनमें तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पर क्या है आपका रट कर दोहराओ। रटना हमेशा नेगेटिव है और कोई भी आपका मनोवैज्ञानिक ये नहीं कहता कि बच्चों को रट कर सिखाओ, तो ये तो होगा नहीं। तो बस सीधा ये भी कट गया, आपको आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं थे। और बाकी यहाँ पर बात करें, बोलकर सोचना अच्छी चीज़ है, आप सोच रहे हो, ठीक है। आप साइन देना, इशारे देना, ये सब क्या है आपके बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। जहाँ पे बच्चा अटक रहा है आपने उसे वहाँ पे थोड़ा साइन क्लू दे दिया तो बच्चा सीख जाएगा। ऐसे पर्सन करना, बच्चे से क्वेश्चनिंग करोगे तो उसे भी आंसर पता लगेंगे, ठीक है, वो भी अपनी थिंकिंग कर पाएगा। ऐसे ही आप उसे आधा हल किया हुआ उदाहरण दोगे, ये तो स्कैप फोल्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और डी आपका ई होगा नहीं, क्योंकि रूट लर्निंग बिल्कुल गलत चीज़ है। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आपको चीज़ें दी है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें, आपका यहाँ पर पाठ विभिन्न रूप ले सकता है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग तरीकों में देखने को मिल सकता है, अलग अलग तकनीकी होती है, जैसे कि बोलकर सोचना, ठीक है, संकेत करना, प्रश्न पूछना, आधा हल किया हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल, ये आपके पार्ट के, इसके आप फोल्डिंग के आपके एग्जाम्पल है जो कि आपके यहाँ पर पूछे थे। तो इससे ये चीज़ें जो है ना आपको अपने नोट डाउन कर लेनी है। जो आपके नोट्स है ना, वहाँ पर आपने अगर वाईगोस की लिखा है तो ये पॉइंट भी लिखो, इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। PYQ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, 70% सोल्व आपका PYQ से हो जाता है पेपर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक सिद्धांत है। प्रगतिशील आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन ही हमेशा आता है, इसका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर 2। तो यहाँ पर बात करें, इन्होंने क्या कहा, अधिगम आपका प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है। अच्छा जी, आगे क्या है, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और आपका सार्वभौमिक होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका पाठ्यचर्या है ना वो पहले से ही निर्धारित कर दो, ठीक है, सार्वभौमिक सबके लिए समान होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, एक छात्रों के अधिगम को मापने के लिए आपका मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा है। मैंने बताया था आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड है, आपका स्टैंडर्ड जो होता है ये आपका नेगेटिव चीज़ होती है। हम पहले से ही सारी चीज़ें माप के कि हाँ आप बच्चों को हमें 4 ही क्वेश्चन याद कराने, तो ये लॉजिक नहीं है। सब बच्चों की क्षमता जो है अलग है सीखने की। कोई बच्चा 5 मिनट में 10 क्वेश्चन याद कर लेता है, कोई बच्चा 5 मिनट में 2 भी क्वेश्चन याद नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो है हम आपका मानकीकृत नहीं कर सकते। आगे है आपका, छात्र को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आपका पैसिव होना चाहिए चिल्ड्रन को, ये तो गलत है भाई, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। तो बस आप देखो, बताओ फर्स्ट है या फिर आपका सेकंड है, बताइए कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर क्या प्रमाणिक कार्य, ठीक है, यहाँ पर है पूर्व निर्धारित और आपका सार्वभौमिक होना चाहिए। बताइए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर नंबर 1, क्योंकि सार्वभौमिक था आपका नेगेटिव। सार्वभौमिक सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, शिक्षण में तो कभी नहीं, लर्निंग में कभी नहीं, इन सभी चीज़ों में आप कोई भी चीज़ सार्वभौमिक तरीके से नहीं कर सकते। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस किया जो कि आपका पेपर में पूछा गया था, और बच्चे गलत करते हैं। बच्चों को सार्वभौमिक चीज़ें जो है बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड लगता है, पॉजिटिव नहीं है ये, ठीक है। इसमें बताना आपको प्रगतिशील शिक्षक जो आपका सक्रिय होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या था, सक्रिय ही तो था, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर, अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर, जैसे बच्चों को चाहिए ऑथेंटिक टास्क पर जो हम बेस्ड करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेगा। आलतू फालतू की बात ना सिखा के जैसा बच्चों को चाहिए हम वैसा कर रहे हैं। प्रमाणिक मतलब आपकी वास्तविक दुनिया के कार्यों पर बल देने की बात करता है, व्यवहारिक अनुभवों को जोड़ता है। ये है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रगतिशील कहीं पर भी अगर आपने नोट्स बनाई, ये चीज़ें ऐड डाउन करो। इसमें क्या होता है, आपका ज्ञान की गहन समझ, सार्थक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। ऐसे क्या होगा आपका, इसमें छात्र केंद्रित और आपका पूछताछ आधारित जो है आपका परिवेश को बढ़ावा देता है। ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव है। यही आपका यही आपका यहाँ पर इंक्लूसिव यही आपका प्रगतिशील शिक्षा है, ठीक है। क्या है, प्रगतिशील, ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, ये आपका प्रोग्रेसिव है, ठीक है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना, लेकिन उसमें भी सार्वभौमिकरण होता है, लेकिन करिकुलम में नहीं कर सकते आप, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, प्रगतिशील में और आपका समावेशी में। चलिए बताइए इसमें क्या है, बाधिता एक खालिस्तान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खालिस्तान स्थिति है। बताइए, इम्पेयरमेंट और आपका डिसेबिलिटीज़ दोनों बताइए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, आपका जैविक है, या फिर शारीरिक है, कार्यात्मक है, जैविक, बताइए इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे, ध्यान से थोड़ा समझो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। इम्पेयरमेंट, बाधिता होना किसी चीज़ में, किस चीज़ में, समाज में, जैविक में होगा,
आपका कार्यात्मक में होगा, क्रियात्मक में होगा? बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो होगा नहीं, क्रियात्मक आ गया नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बाधिता है वो आपकी जैविक स्थिति है, उसे आप ठीक नहीं कर सकते, वो जैविक की तरीके से है। लेकिन जो आप उसका काम नहीं कर पा रहे, जो आप उसका फंक्शन नहीं कर पाते, वो आपका कार्यात्मक हो गया। अक्षमता मतलब आप ये काम नहीं कर पा रहे, अक्षमता उसे ही कहा जाएगा। बाधिता मतलब जो आपकी जैविक स्थिति है, बायोलॉजिकल बेस पर है, वो आपको समस्या है, लेकिन उस समस्या से जो काम नहीं कर पा रहे, वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी? कार्यात्मक स्थिति। ठीक है, ये आपका कह सकते हो, ये आपका यूजीसी नेट में एजुकेशन में पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से आपका लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही वहाँ से उठाया गया आपका। ठीक है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बताइए कौन सा सही आपका जो है आंतरिक। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है। इंटरनल मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन जो समाप्त नहीं होता जल्दी से, जैसे कि आपको सीटेट पास करना है या आपके किसी पड़ोसी ने आपको नहीं कहा, ठीक है, आप खुद से कर रहे हो, तो ये क्या इंटरनल है? तो बताइए कौन सा होगा? अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो दंड से भय से आती है। अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के आपके यहाँ पर व्यक्तिगत आनंद से आती है। बताइए जल्दी। बाह्य पुरस्कारों से तो होगी नहीं, दंड और भय से भी नहीं होगी, और प्रतिस्पर्धा, सब में आपको नेगेटिव पॉइंट मिल गए, कट कर दो बस, सीधा क्या मिल गया? व्यक्ति के आनंद से आती है। कहते नहीं जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो काम बहुत ज़्यादा कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो, और जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आप 2 दिन कर लोगे, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो यही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपको भी इंटरनल बनना है, जिस चीज़ में आनंद आता है वही चीज़ें आप कीजिए। ठीक है, एक ही लाइफ है, आराम से अपना एंजॉय कीजिए जैसा भी आपको करना है। ठीक है, आगे इसमें क्या है? वही कार्य जो आपका व्यक्तिगत आनंद के आती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, याद रखना, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है आपका व्यक्तिगत आनंद से आती है। बाकी ये यहाँ पर डिटेल में लिखा है, आप इसे पढ़ लेना, मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, ना तो ये सजा से आएगी, ना आपका किसी और तरीके से प्रतिस्पर्धा बाह्य, ये सब जो है आपके ये बाह्य मोटिवेशन में कह सकते हो आप। ठीक है, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन में कह सकते हो कि बाह्य आप दंड से बच्चों को पढ़ा रहे हो, भय हो उन्हें किसी चीज़ का, तो वो काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, वो अस्थायी होता है। लेकिन आपका इंटरनल मोटिवेशन आपका स्थायी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्थायी और गहन होता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा आपका हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही है, बस ये बताना है कौन सा सही है, आपको आंसर मिल जाएगा, जल्दी बताइए। पहला क्या है? संगीत में मतलब आपका प्रदर्शन और रचना कौशल। स्थानिक मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की सराहना व कार्य कौशल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अंतर्व्यक्तित्व मतलब दूसरों को समझने, इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने तथा उनके साथ संबंध स्थापित करने। तार्किक गणितीय मतलब नृत्य से रिलेटेड, भाई ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, संगीत वाला। ठीक है, आप बताइए इसमें स्थानिक वाला तो किसकी बात करता है? स्थान की बात करता है। तो इन्होंने क्या पूछा? कौन सा सही है? तो बस एक मात्र मिल गया, क्या मिल गया आपका यहाँ पर? ठीक है, फर्स्ट ही आपका सही है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका संगीत में क्या है आपका एक तरीके की रचना है। ठीक है, म्यूजिक क्या करता है? आप यहाँ पर क्या करते हो? आपका परफॉर्मेंस करते हो, आप यहाँ पर अपनी स्किल दिखाते हो, रचना स्किल है। ठीक है, संगीत सब में नहीं आता, इसमें भी रचना लगती है, इसमें भी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण ये बिल्कुल नहीं होगा। और अंतर्व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल, दूसरों को समझने तथा उनके साथ नहीं, अंतर्व्यक्ति खुद से। ठीक है, ठीक है, और दूसरों का क्या होता है? आपका अंतर्व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, याद रखना। तार्किक गणितीय ये तो बिल्कुल अगर आपका मैथ से रिलेटेड होता तो दे देते, सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी पर बात करेंगे आपका एक बार। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका, ये तो हमने पढ़ लिया, आपका स्थानिक क्या हो जाएगा? स्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आप स्थानिक संबंधों को, जैसे दृश्य जानकारी को, जैसे कि आपको मैप से रिलेटेड हमेशा आपको स्थानिक में आ जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान हो, दिशा का ज्ञान हो, वो इसके अंदर आता है। अंतर्व्यक्ति में क्या आता है? अपनी भावना, अभिप्रेरणा और लक्ष्य को समझने से आता है। याद रखना, अपनी अभावना। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर्व्यक्तित्व मतलब अपनी। तार्किक में क्या आ जाएगा आपका? इसमें बुद्धि विश्लेषण, चिंतन, समस्या समाधान, गणितीय तर्क से रिलेटेड होता है, ना कि नृत्य से। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आई तीनों चीज़ समझ में? तो आपके यहाँ पर 4 आ गए। ठीक है, चारों आपको यहाँ पर बुद्धि पता होनी चाहिए। संगीत में स्थानिक बता दी, अंतर्व्यक्ति बता दी और तार्किक गणितीय बता दी। ठीक है, इन्हें भी नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में।
चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता। तो क्या कह रहे हैं, नहीं माना जा रहा, तो बताइए कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव ऐसा आपका असेसमेंट है जो कि आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये इसे आप ये नहीं कर सकते रिजल्ट के नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। ये एंड ऑफ द एग्ज़ाम नहीं होता, ये आपकी प्रोग्रेस को बताता है कि बच्चा किस गति से पढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्रक्रिया पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है, प्रक्रिया पर, ना कि आपका रिजल्ट पर। ऐसे नहीं कि रिजल्ट ही देना है इन्हें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बताइए आप, रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता, नोट पूछा है तो बस ढूंढ दीजिए। इन्होंने क्या कहा, एक ऐसा आकलन जो कि मापदंड में एक साथ मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है। चलिए, एक आकलन जो एक छात्र की अधिगम में गलत धारणाओं को पहचान करने के उपयोग में किया जाता है। एक ऐसा आपका आकलन जो छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणाओं को शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। आगे क्या है, ये आपका यहाँ पर दौरान मिल गया, फॉर्मेटिव हमेशा दौरान होगा, ड्यूरिंग दी आपका लर्निंग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एक आकलन जो छात्रों को और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने में कक्षा के दौरान दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब मैंने बताया क्या है आपका फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव ऐसा है जो इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, गलत था, इसे मतलब आपको पहचानने के लिए, मतलब एक तरीके की इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। और नए कॉन्सेप्ट सीख रहा है बच्चा, नई नई चीज़ें, नए नए अवधारणा, नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करना अपनी प्रीवियस नॉलेज से, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रायर नॉलेज, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर प्रतिपुष्टि आ जाना, ड्यूरिंग आ जाना, ये आपके कीवर्ड है, ठीक है। आपका ऑन गोइंग आना, फीडबैक आना, प्रोवाइड करना फीडबैक, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पर फर्स्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। जब मैंने आपका यहाँ पर 7 जुलाई वाला पेपर कराया था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो अब आप मुझे बताओगे ये आपका कौन सा आकलन है, ठीक है, कौन सा आपका असेसमेंट है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत ईजी है, मैंने चारों ही अच्छे से समझाए थे, फॉर्मेटिव, आपका समेटिव, और आपका कौन सा था, स्टैंडर्ड वाला था, और एक और था आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ये चारों ही मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और डिटेल में आप पढ़ लेना। अगर बात करें योगात्मक, क्या होता है, योगात्मक बिल्कुल आपका एंड ऑफ द एग्ज़ाम होता है। ये क्या करता है, इसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसके बाद आप फीडबैक नहीं दे सकते, इसके बाद जो है आप नए कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते, एंड मतलब ख़त्म। यहाँ पर आपको रिजल्ट बच्चों को देना है बस, इसके बाद बच्चा कुछ ही करे आपको कोई नहीं। मतलब जैसे आपका 6 क्लास है, उसमें जो आपका एंड होता है, आप फिर उसमें 6 क्लास में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो वही आपका समेटिव होता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो पूछा है कौन सी, आपकी पूछी है फीडबैक की। फीडबैक केवल आपके परिणामों पर आपका केंद्रित है, केवल फोकस करेगा आउटकम्स पर, ऐसा हो सकता है। चलिए, ये जो है आपका यहाँ पर आपका सामयिक और आपका विशिष्ट है, टाइमली होता है, स्पेसिफिक होता है। ये केवल अंत में, अंत केवल आना, ये सब नेगेटिव चीज़ें अंत में होता है। ये व्यापक और सामान्य है, बताइए कौन सा आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको नेगेटिव चीज़ें हटानी है, बहुत इजी आपकी हट जाएगी नेगेटिव चीज़ें इसमें। एक तो थर्ड तो हट ही गया, बताइए कौन सा है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्यों होगा, देखो एक तो यहाँ पर क्या दे दिया, सामान्य नहीं होता फीडबैक, सबका अलग अलग होता है और व्यापक भी नहीं होता, तो इस वजह से विशिष्ट जरूर होता है और टाइमली मिलता रहना चाहिए। टाइमली आ गया ना, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा आपका आंसर जो पॉजिटिव में गया वो आपका सेकंड गया, ओनली आ गया गलत चीज़ें। वैसे भी परिणामों पर फोकस आपको नहीं करना, प्रोसेस पर ध्यान देना है। कहते हैं ना कि प्रोसेस अपना अच्छा रखो, रिजल्ट जो है आपके हक में मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही केवल पर नहीं फोकस रखना। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर पूछ दिया हुआ है, प्रभावी प्रतिपुष्टि के लिए सही उत्तर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका सम्यक और आपका विशिष्ट होना। इसमें समयबद्धता, विशिष्ट, आपका विशिष्टता पर बहुत ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें जो है कई क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत होती है, समझने में मदद करना बच्चों की, ठीक है, प्रयासों को जोड़ने में मदद करना, ये सब आपका फीडबैक करता है, ठीक है। फीडबैक का मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या आप मुझे ये बताओगे कि मेरे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ, हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस में आपको इम्प्रूव करना है, किस में सुधार की ज़रूरत है, वही सब आपका फीडबैक है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, बताइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा है, तो चलिए बताइए, इसमें आपका पूछा है कारक कौन सा, वो भी समस्या समाधान का, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कौन सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ये आपका पूछा है, बताइए। निष्क्रिय अनुसरण, मतलब बिल्कुल पैसिव हो जाओ,
कोई फ़र्क ही ना आप पे पड़े, ये तो गलत चीज़ें है। प्रतिक्रिया समूह ठीक है, अपसारी ठीक है। आपका कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता फंक्शन पे बात करता है कि फंक्शन जो है किस प्रकार से काम करता है। स्थिरता आगे ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर इन चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपको कमेंट में बताना है साथ के साथ, ठीक है। और कोई भी अगर आप पेड कोर्स एनरोल करना चाहते हो तो पेड कोर्स एनरोल कर सकते हो, उसके बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, उस नंबर पर आपको जो है कॉल कर लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके कोर्स की फ़ीस जो है आपकी 999 रुपये, ठीक है, ठीक है, 999, ठीक है, 999 रुपये। इसमें आपको पेपर फर्स्ट प्लस आपका पेपर 2 दोनों है, ठीक है। और आपके बैच का नाम है प्रयास बैच, ठीक है। ये प्रयास जो है आपका लास्ट होना चाहिए सीटेट का, क्योंकि आगे है आपकी वैकेंसीज़। आपका यूपी की बात हो रही है वैकेंसीज़ में, बिहार की तो आपकी फ़िक्स है, बिहार में आएगा आपका TRE 4.0, साथ ही साथ आपका KVS की, DSSS की। तो आपको ये सब जो वैकेंसी अपने हाथ से बाहर नहीं निकलने देनी, तो इस वजह से जो है आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर 2 दोनों ही आपको दे जाएंगे, आप दोनों ही पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं ही नहीं, बाकी जो भी फैकल्टीज़ है वो भी अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएगी। मैं आपको जो है CDP प्लस आपका हिंदी, ये जो दो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। CDP आप मान के चल सकते हो, आपका 70+ क्वेश्चन जो है CDP से बन जाते हैं, ठीक है। आपका हिंदी लैंग्वेज जो है आपको 30 नंबर, तो इसी से आपका अगर कहो तो सीटेट पास हो सकता है, बस आपको अच्छे से जुड़ना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर डाउट सेशन भी लिया जाएगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो सब आपको ले लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आ जाएगा आपका निष्क्रिय गलत है, प्रतिक्रिया समूह यहाँ पर बात नहीं, समस्या समाधान करना है, तो क्या हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो एक होता है आपका कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, समझते हैं दोनों। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि गांधी जी का जो है जन्म, एक मैंने क्वेश्चन पूछा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आपने बता दिया कब हुआ। साथ ही साथ मैंने पूछा कहाँ हुआ, आपने बता दिया भाई गुजरात में, पोरबंदर में हुआ। ये आपने क्या बता दिया, एक शब्द में, ठीक है, एक शब्द में आपने अपना आंसर। और किसी भी बच्चे से मैं पूछूंगी उनका लगभग सेम यही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि कोई गुजरात बता रहा है तो कोई हैदराबाद बताएगा, बिल्कुल नहीं, सबको यही होगा और सब यही आंसर बताएंगे। वहीं अगर मैं पूछूं आप गांधी जी के बारे में क्या समझते हो, कि गांधी जी ने जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया, इस टॉपिक के ऊपर आधे जो है पॉजिटिव में जाते हैं और आधे जो है नेगेटिव में जाते हैं, और सबके अलग अलग विचार हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, ये जो आपका देश विभाजन हुआ, तो आप सबके अलग अलग सुझाव रहेंगे, तो वो क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे, मतलब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक तो ये है, एक आपका ये है। डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट ये है आपका, ये क्या करेगा, अलग अलग दिशाओं में आपको सोचना सिखाएगा। ये तो आपका सन बन गया है ना, ये आपको अलग अलग दिशाओं में। वहीं आपका क्या बताए, आपका अभिसारी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या बोलता है, सिर्फ एक ही दिशा में आप क्या आप टकरा जाओगे, आपका आंसर यही होगा। लेकिन यहाँ क्या है, सबका आंसर अलग अलग होगा, अलग अलग दिशाओं में बच्चे सोचेंगे। यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसमें ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, चिंतन बच्चा कर पाएगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। और मैं इसी के साथ आपको पढ़ाती हूँ कि अलग अलग दिशाओं में आप सोच पाओ, हर ऑप्शन पे काम कर पाओ, रटने वाले काम हम करते नहीं, ठीक है। अगर आपका बात करें कन्वर्जेंट में, आपका अभिसारी में जो है रटने वाली चीज़ें आ जाती है, ठीक है। ये आपका अच्छा नहीं माना जाता लर्निंग के लिए और आपके शिक्षण के लिए, ठीक है। तो आया समझ में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आगे भी आपका काम आने वाला है। पैसिव मतलब निष्क्रिय होना, ये हमेशा नेगेटिव है। प्रतिक्रिया समूह मतलब आप एक रिस्पॉन्स सेट तैयार कर रहे हो, इससे बच्चा जो है प्रॉब्लम सोल्व कहाँ से कर देगा, नहीं हो पाएगी, ठीक है। कार्यात्मक फंक्शन पे बात करें, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसमें भी स्थिरता आप ला रहे हो, मतलब बिल्कुल फिक्स कर दोगे, काम ऐसे ही होगा। पेन अगर आपका लिखता है तो आप बस पेन से लिखोगे, अगर आप पेन से कुछ और काम करने लगोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है नेगेटिव, हम पेन से कुछ और भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम पेन से, हम पेन के अंदर कुछ और चीज़ें जोड़कर, कुछ और करके, मतलब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करा लेते हैं। तो वो क्या है आपका यहाँ पर कार्यात्मक। लेकिन अगर आपकी स्थिरता बोल दी तो ये क्या चीज़ें फिक्स कर देता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सारी चिंतन जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो विभिन्न संभावित समाधानों, देखो आगे ना, विभिन्न संभावित समाधानों मतलब अलग अलग डायरेक्शन में सोचने की बात करता है, नए नए दृष्टिकोण खोजेगा, विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। पूछा जाए क्रिएटिविटी की सबसे ज़्यादा बात इसी में होती है अपसारी में, ठीक है। आगे बात करें, अगर आपका यहाँ पर प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है, समझ में आई, अपसारी, और दूसरा था आपका अभिसारी। अभिसारी बिल्कुल इसका अपोजिट है।
ये पेपर ये वाला चीज़ें आपके पेपर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो ये ज़्यादा याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपसारी और अभिसारी। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका बताइए। देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया आपका, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सेम ही क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में सेम यहाँ से उठाया गया है, सेम ये क्वेश्चन आपका उठाया है। तो बताइए अब क्या होगा आपका आंसर। अपसारी चिंतन क्या है? गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ठीक है, या फिर आपका शाब्दिक क्षमताओं को या कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। देखो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, या फिर आपका एक सही समाधान पर स्थिर है। अब देखो स्थिर कौन सा है, और देखो अभी बताया अपसारी डाइवर्जेंट तो एक साथ स्थिर नहीं है, तो बस कट कीजिए, ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो बस आपका थर्ड हो गया, क्योंकि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और वहीं आपका यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या करेगा, एक ही चीज़ पर फोकस करेगा। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, फिक्स्ड कर देता है एक करेक्ट सोल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है। समझ में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये आपका, यही वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। इन सबको पढ़ लिया करो, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा में देती हूँ ना, ये आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, पेपर को सोल्व करने में। इसमें मतलब मैं आपको डिटेल में जो भी आपका वाक्य हो सकती है, जो भी डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सब कॉन्सेप्ट जो है इसमें मैं ऐड डाउन करती हूँ। तो ज़रूर देख लिया करो इसे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो चलिए आज की आपकी क्लास एंड होती है, ठीक है। क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, फ्री में आपकी यहाँ पर क्लासेस होती है यूट्यूब पे, डेली 8 बजे आप आ जाया करो, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छी लगी हो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में कल 8 बजे। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।